Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 11th पार्ट पर और बेसिकली ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इवैल्यूएशन किस तरह का होता है, ग्रेडिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिकली इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है। सो इवैल्यूएशन एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से जो भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो स्कोर्स होते हैं उनकी एनालिसिस करनी होती है कि जो कुछ भी आपने उनको पढ़ाया है वो उनको कितना समझ में आया है। ठीक है, सो इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। ठीक है, मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स को आपने जो कुछ पढ़ाया है तो वो चीज़ें उसको स्टूडेंट को कहाँ तक कितने हद तक उसको समझ में आई हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ का एनालिसिस करनी होती है, कलेक्शन करना होता है, उनके स्कोर्स का इंटरप्रिटेशन करना होता है और फिर जो भी रिजल्टेंट आपके सामने आता है इवैल्यूएट करने के बाद में तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाने के तरीके में मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। जो भी सिलेबस वगैरह रहता है उसमें थोड़े बहुत से चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इवैल्यूएशन का मेन मोटिव यही होता है कि आपको ये पता चल जाए कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है, और उसके अलावा जो चीज़ें नहीं समझ में आ पा रही हैं तो वो क्यों नहीं समझ में आ पा रही हैं और उसके लिए आप उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही एक तरह का इवैल्यूएशन होता है। और अगर हम बात करें एजुकेशनल सिस्टम की तो एजुकेशनल सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक होती हैं, जिसमें इवैल्यूएशन भी एक पार्ट होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है। क्यूरिकुलम जो आपका सिलेबस रहता है या जो भी एडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सारा हो गया। उसके अलावा कुछ भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक है या कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ने का या पढ़ाने का मेथड क्या है, तो वो चीज़ आपकी मेथड में आ जाती है। एंड लास्ट में सब कुछ पढ़ने के बाद में जो कुछ भी आपको समझ में आया तो कितना समझ में आया उसके लिए इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से ये चारों चीज़ें एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक होती हैं और ये इनमें आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ये चारों के चारों में। ठीक है, और ये चारों फैक्टर्स जो होते हैं ये आपके एजुकेशनल सिस्टम के ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली मेज़रमेंट का क्या मतलब होता है, सिंपल सा कोई भी चीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और ये एक तरह का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है किसी के भी परफॉर्मेंस का। अगर हम किसी के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग बात करें तो मतलब कि जो भी स्टूडेंट है उसका आपने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया या फिर आपने किसी भी तरह से उससे कुछ क्वेश्चंस को पूछा, फिर उससे जो भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन आई तो उसको आपने कलेक्ट किया। तब इसी वजह से मेज़रमेंट एक तरह का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि आपने एक क्वांटिटी निकाल ली कि इतना उसको समझ में आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी मेज़रमेंट कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करना। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट। असेसमेंट का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बेसिकली जो आपके मेज़रमेंट से कुछ आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करा था, इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया था, तो उसी इंफॉर्मेशन के 2 या 2 से ज़्यादा सेट, मतलब कि एक ही स्टूडेंट का आपने 2 या 2 से ज़्यादा बार मेज़रमेंट किया तो उसके आपके सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बन गए 2 या 2 से ज़्यादा। तो जितनी बार भी आपने उनका असेसमेंट किया था तो वो जो आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था तो हर बार आपने अलग अलग किया था। फिर असेसमेंट के लिए आप उन तीनों को, मतलब जितने भी आपने बार मेज़रमेंट किया है तो उन सभी को आपको कंपेयर करना होता है, तो वो आपका असेसमेंट कहलाता है। मतलब मेज़रमेंट की वजह से जो आपको इन्फॉर्मेशन का सेट मिला था उसको आपस में कंपेयर करना असेसमेंट कहलाता है। और ये आपका किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का, उसको चेक करने का सेकेंड स्टेप होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है मेज़रमेंट, सेकेंड स्टेप होता है असेसमेंट और लास्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिली है उसका कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन करने के बाद में, मतलब आपने मेज़रमेंट कर लिया, मेज़रमेंट के बाद में आपने असेसमेंट कर लिया, असेसमेंट के बाद में इवैल्यूएशन करना। मतलब कि जो कुछ भी आपके पास रिजल्टेंट आया है उसके बेस पर आपकी जो
पढ़ाने की स्ट्रैटेजी है, स्टूडेंट के जो समझाने की स्ट्रैटेजी है, तो उन सारी चीज़ों में देखना कि आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब कि जो भी आपके पास रिजल्ट्स आए हैं तो उसके बेसिस पर अगर हम मार्क्स के रिगार्डिंग बात करें तो स्टूडेंट को मार्क्स देना, ठीक है, क्योंकि जो कुछ आपने मेज़र किया, जो कुछ आपने एसेस किया, तो उसके अकॉर्डिंग एट लास्ट आपने इवैल्यूएशन करने के बाद में जो कुछ भी आपको मार्क्स मिले वो आपके प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू हो जाएगा। तो लास्ट में आपको इवैल्यूएशन में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जो कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आपके सामने डेटा आया है तो उसकी बेस पर अपने आप को एनालाइज करना, बच्चे को एनालाइज करना, जो स्टूडेंट है उसको एनालाइज करना, एंड देन जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें अकॉर्डिंगली चेंजेस को क्रिएट करना, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका मेजरमेंट के बाद में असेसमेंट होता है, और असेसमेंट के बाद में होता है आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें इवैल्यूएशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो फंक्शन के फॉर्मेट में ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला होता है फीडबैक। फीडबैक मतलब कि जो आपने जब किसी भी स्टूडेंट को इवैल्यूएट करा तो उस टाइम पर आपको जो भी स्टूडेंट है तो उससे फीडबैक लेना होता है और उसको फीडबैक देना होता है, ताकि वो आपको बता पाए कि उसको कितना समझ में आ रहा है आपसे, और आप उसको बता पाओ कि आप में क्या क्या चेंजेस उसको करने हैं, ठीक है। तो ये सारे आपका फीडबैक में आता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। जितना ज़्यादा आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, तो ये चीज़ आपकी इवैल्यूएशन के ही फंक्शन का पार्ट होता है। नेक्स्ट बेटर गाइडेंस। उसके बाद में है रिमेडिएशन। रिमेडिएशन का मतलब होता है कि अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाने के तरीके में, अकॉर्डिंगली सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस करना, ताकि बच्चे को उस अकॉर्डिंगली समझ में आए, मतलब जिस तरह से वो समझना चाहता है आपको उस तरह से पढ़ाना होगा, तो आपको उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स प्लानिंग। एक प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट होता है रिवीजन ऑफ क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम मतलब कि जो कुछ भी आपका सिलेबस वगैरह होता है तो उसका प्रॉपर टाइमली रिवीजन करते रहना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, मतलब कि एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट के बीच में कंपेयर करना, और ये आपका इंट्रा इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन में भी पार्ट लेता है, क्योंकि आपका एक इंस्टीट्यूट के अंदर ही जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में भी कंपैरिजन करना एक इवैल्यूएशन का फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है कि आपको फर्दर आगे प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ का डिसीजन करने के लिए भी इवैल्यूएशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स। लास्ट में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं कि आपके स्टूडेंट की जो भी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, तो उसकी रिपोर्ट लास्ट में देना आपके उनके जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको, तो ये भी आपका इवैल्यूएशन का ही एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आपके इवैल्यूएशन के कुछ फंक्शंस थे, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं जो इवैल्यूएशन होता है बेसिकली वो कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन करने के अलग अलग टाइप्स हैं, वो अलग अलग बेसिस पर हैं। इसमें सबसे पहला तो है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का क्या मतलब है, क्वांटिटी चेक करना, मतलब कि आपके जो मार्क्स वगैरह आएंगे तो उसके बेसिस पर इवैल्यूएशन होता है। तो ये आपका बेसिकली तीन तरह से होता है। जैसे पहला होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, सेकेंड होता है आपका ओरल एग्जामिनेशन, थर्ड होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन वही सारा कुछ आपको थ्योरी में लिखना होता है, सब कुछ ओरल में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, और इसके बेस पर आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं, और वो आपका एक तरह से क्वांटिटेटिव टेक्निक में आ जाता है इवैल्यूएशन के टाइप में। नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव में आपकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूज, मतलब उनका इंटरव्यू लेकर भी, और उसके अलावा आप जब क्लास में जाते हैं तो उस टाइम पर भी जितना आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिटी का इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। उसके अलावा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, एक पूरा चेकलिस्ट का एक फॉर्मेट आप तैयार करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, और उसके बेस पर हर एक स्टूडेंट को आप अकॉर्डिंगली टिक करते हैं नहीं करते। जो भी क्वेश्चन होगा, मान लीजिए कोई आपको पता करना है कि बच्चे को ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है या नहीं है, तो जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें टिक लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो ये बेसिकली एक चेकलिस्ट का रहता है। बाकी रेटिंग स्केल, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको रेटिंग देनी होती है, मतलब ये आपके अलग अलग टेक्निक्स होती हैं
नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके हर साल एंड में आपकी एक फाइनल एनुअल रिपोर्ट बनती है, तो वो जो रिपोर्ट कार्ड बनता है जो लास्ट में बनता है, तो वो आपका पूरा क्यूमुलेटिव होता है आपके ईयर का, तो वो आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ हैं आपके जो कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स में इंक्लूडेड होते हैं। और अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फेज इंस्ट्रक्शन। फेज इंस्ट्रक्शन के बेस पर किस तरह से इवैल्यूएशन होता है, तो यहाँ पर पहला तो है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जब आप किसी भी आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपका एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वो आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहलाता है। और उसके अलावा जब आपके ईयर पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको किसी दूसरी जो भी कंपनी वगैरह होती है, तो वहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो वो भी आपका प्लेसमेंट ही होता है। तो वहाँ पर भी जो आपका एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन। जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि जो कुछ भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो आपके मतलब पूरा उसको एनालिसिस करना, बहुत ही डीपली एनालिसिस करना हर एक बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाता है। और अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सारा कुछ आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है। लास्ट है आपका समेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समेटिव का क्या मतलब होता है, जो एट लास्ट आपकी फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, तो वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। उसके अलावा ये तो आपके हो गए बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस से आपको कोई भी इवैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पर आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि आपको इवैल्यूएट करना है बच्चे को कि उसको कितना समझ में आ रहा है, और फिर आपको क्या क्या चेंजेस करने, तो वो आपका डायग्नोस्टिक करनी होती है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर रहता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली जो आपके इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं किसी भी जॉब वगैरह के लिए, तो वहाँ पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, या फिर कभी आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम किसी यूनिवर्सिटी वगैरह या फिर किसी इंस्टीट्यूट के लिए देना होता है, तो वहाँ पर भी आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका सेकेंड हो जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट टेस्ट, और यहाँ पर लास्ट है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि कितना आप प्रोफिशिएंट हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो आपका हो जाता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आपके पर्पस के बेसिस पर 4 तरह के क्लासिफिकेशन होता है। और अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के बेसिस पर कितने तरह का आपका यहाँ पर इवैल्यूएशन होता है, तो ये बेसिकली 2 तरह का होता है। इसमें पहला है आपका नॉर्म रेफरेंस्ड एंड सेकेंड है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस्ड में क्या होता है, यूज्ड टू असर्टेन एंड इंडिविजुअल्स स्टेटस with respect to the performance of other individuals on that test। मतलब जो भी आपका एक टेस्ट हो रहा है, तो उसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हर एक इंडिविजुअल के स्टेटस को चेक करना दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपका नॉर्म रेफरेंस्ड हो जाता है, और इसको नॉर्मली इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ में कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला फीलिंग मतलब वही चीज़ होती है, तो इसी वजह से इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कहते हैं, और ये आपका नॉर्म रेफरेंस्ड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, लर्नर्स अचीवमेंट ऑन अ परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूम टू एक्सेस ऑब्जेक्टिव्स। पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए जो लर्नर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली चलती रहती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस हो जाता है, मतलब कि वो लर्नर अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर अभी आपके कुछ इंपॉर्टेंट से टर्म्स हैं। तो बेसिकली स्कोलेस्टिक असेसमेंट, स्कोलेस्टिक असेसमेंट का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली असेसमेंट ऑफ कॉन्जेनाइटिव एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स इन वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज़ विच आर एसोसिएटेड विद वेरियस सब्जेक्ट्स। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं, उनकी कॉन्जेनाइटिव एबिलिटीज़ को एसेस करना बाय यूजिंग, मतलब उसमें अलग अलग आपको एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को प्रॉपर इवैल्यूएशन करना, उनका असेसमेंट करना, वो आपके लर्नर की एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है।
इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ऑल दोज एबिलिटीज़ इन कॉन्जेनाइटिव डोमेन्स नेमली नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी कम्स अंडर स्कोलेस्टिक एबिलिटीज़। तो बेसिकली जितनी भी आपके कॉन्जेनाइटिव डोमेन में चीज़ें आती हैं, एबिलिटीज़ आती हैं, जो कुछ यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्कोलेस्टिक एबिलिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका एक एग्जांपल होता है, मतलब कंटिन्यूअसली और पूरा डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना आपका स्कोलेस्टिक असेसमेंट का एक एग्जांपल होता है। बेसिकली जो स्कूल में आपके असेसमेंट किए जाते हैं, आपके जो हर साल में आपका हर साल नेक्स्ट क्लास में आपका प्रमोशन होता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपका स्कोलेस्टिक असेसमेंट में इंक्लूडेड होता है, जहाँ पर पूरा प्रॉपर एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्कोलेस्टिक असेसमेंट। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसको टीचर यूज़ करता है बाय प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस। मतलब जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस के सेट प्रोवाइड करता है ताकि वो आपकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लर्निंग को एसेस कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स इज़ अ टेक्निक इन विच the teacher provides a set of flexible questions to the students that prompt them to reflect on their own learning। मतलब जो उनकी खुद की लर्निंग में आपका रिफ्लेक्ट होता है, तो वो चीज़ आपकी रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन दिस टेक्निक ईच स्टूडेंट आंसर सम क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ लेसन यूनिट बाय अ टीचर। मतलब कि जब कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को एक उसने चैप्टर पढ़ाया, अब वो चैप्टर पढ़ाने के बाद में टीचर ने उस अपने पूरे क्लास से उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को दिए। अब वो जब क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स करेंगे तो उसके बेसिस पर टीचर को समझ में आएगा कि जो कुछ भी टीचर ने पढ़ाया है अपने स्टूडेंट्स को, तो वो उनको क्लियरली समझ में आया है कि नहीं आया है। तो ये चीज़ें आपकी रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स में, मतलब कि वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है उनके आंसर्स में, स्टूडेंट्स के जो भी आंसर्स होते हैं उसमें, कि उनको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। तो इसी वजह से इसको रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है। और उसके अलावा इफ़ द टेस्ट स्कोर्स आर इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल देन दे नोन एज सेल्फ रेफरेंस्ड। मतलब जो भी स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं वो उसके उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स से कंपेयर करा जाता है, उसी से इंटरप्रेट करा जाता है। तो इस तरह की चीज़ को बोला जाता है सेल्फ रेफरेंस्ड। मतलब कि खुद के मार्क्स से ही बार बार उसका इवैल्यूएशन करना, तो वो चीज़ आपकी सेल्फ रेफरेंस्ड कहलाती है। ठीक है, और अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की। सो बेसिकली जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट ग्रेडिंग, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, जो परफॉर्मेंस एग्जिबिटेड बाय एन इंडिविजुअल इज असेस्ड इन क्वालिटेटिव टर्म्स। मतलब कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होती है, उसको असेस किया जाता है क्वालिटी के टर्म्स में, क्वालिटेटिव टर्म्स में उसको असेस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। और जो इम्प्रेशन होता है जो कि लास्ट में मिलता है टीचर को, वो डायरेक्टली एक्सप्रेस किया जाता है लेटर या फिर ग्रेड्स के फॉर्मेट में। जैसे कि आपको ग्रेड्स मिलते होंगे, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, कई बार इसका ए प्लस प्लस बी प्लस, ये सारे आपको ग्रेड्स मिलते हैं ना। तो ये सारे आपके ग्रेडिंग के फॉर्मेट में जो मार्क्स होते हैं उसी को ग्रेड के फॉर्मेट में डिनोट किया जाता है। तो ये आपकी डायरेक्ट ग्रेडिंग कहलाती है। और ये आपका इसको इवैल्यूएट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में डायरेक्टली आपका ग्रेड्स नहीं दिए होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में डायरेक्ट ग्रेडिंग को कंपेयर करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। और जो डायरेक्ट ग्रेडिंग होती है इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, बस ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट ग्रेडिंग की, तो इसमें जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी एग्जामिनी की, उसको असेस किया जाता है। एग्जामिनी का मतलब है जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी लर्नर होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं और सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेटर ग्रेड्स बाय यूजिंग डिफरेंट मोड्स। तो यहाँ पर भी जो आपके मार्क्स होते हैं उनको अकॉर्डिंगली अलग अलग लेटर ग्रेड्स में उनको दिया जाता है स्टूडेंट्स को, तो वो आपका इनडायरेक्ट ग्रेडिंग हो जाती है। और ये बेसिकली दो तरह से रहती है आपकी जो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग होती है, जिसमें पहला होता है आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और दूसरा होता है आपका रिलेटिव ग्रेडिंग। तो अभी हम आगे मूव करते हैं और यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग होती है वो क्या होती है।
सो बेसिकली एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है, ये एक तरह की कन्वेंशनल टेक्निक होती है इवैल्यूएट करने की, जो कि बेस होती है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड पे, मतलब जो आपके बहुत पहले से स्टैंडर्ड चले आ रहे हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे बेस होता है आपकी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। और इसमें जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं असेसमेंट के लिए वो आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा ये जो है आपका इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ मार्क्स इनटू ग्रेड। ये डायरेक्टली मार्क्स को ग्रेड्स में ही कन्वर्ट करा जाता है, और ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कहलाती है, जो आपका एक तरह से इनडायरेक्ट ग्रेडिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेटिव ग्रेडिंग की, तो इट इज़ जनरली यूज्ड इन पब्लिक एग्जामिनेशन। जो आपके पब्लिक वाले एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ करा जाता है। ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट इज़ डिसाइडेड नॉट बाय हर परफॉर्मेंस अलोन रैदर देन परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो आपको मार्क्स मिलते हैं, जो आपको ग्रेड्स मिलते हैं, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के बेस पर नहीं बल्कि उसका जो पूरा ग्रुप होता है उसके रिलेशन में उसको ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग कहलाती है, और इसको पॉपुलरली बोला जाता है ग्रेडिंग ऑन द कर्व। ठीक है, तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको समझ लीजिएगा। ग्रेडिंग ऑन द कर्व एक तरह से आपका रिलेटिव ग्रेडिंग का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग, इसके बेस पर ही आपकी इनडायरेक्ट ग्रेडिंग वाले स्कोरिंग होती है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट की खुद की चॉइस होती है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम द टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। मतलब इसमें क्या हो जाता है, टीचर सेंट्रिक की वजह स्टूडेंट सेंट्रिक आपकी एजुकेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ करता है। तो वो आपका चॉइस बेस्ड सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट में अंडरटेक एज मेनी क्रेडिट्स एज दे कैन कोप विद। मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जितना चाहें उतना क्रेडिट्स को अपने अंडरटेक कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स को वो चूज़ कर सकते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, और जितने चाहे वो उतने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, विदाउट रिपीटिंग ऑल कोर्सेज इन अ गिवन सेमेस्टर इफ़ दे फेल इन वन और मोर कोर्सेज। मतलब कि अगर वो एक से ज़्यादा कोर्सेज में फेल भी हो जाते हैं तो उनको अपने कोर्स को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा ये स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज, स्किल ओरिएंटेड पेपर्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग नीड्स वो अपना चूज़ कर सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट बता दिया है तो उसी सब्जेक्ट से आपको दूसरा कोई भी टॉपिक लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बाहर भी, सब्जेक्ट से अंदर भी, और जो स्किल ओरिएंटेड पेपर्स होते हैं तो वो कहीं से भी अकॉर्डिंगली अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट को वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रह गया, आपका हो गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें मेक्स एजुकेशन ब्रॉड बेस्ड एंड एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली ये जो एजुकेशन है इस तरह की, तो ये बहुत ब्रॉड लेवल पर होती है, और यहाँ पर कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा वन कैन टेक क्रेडिट्स बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशंस। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्रेडिट को ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मतलब कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो वो जो भी उनके सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके बेस पर उनके क्रेडिट्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये ऑफ़र करता है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू कंप्लीट वन कोर्स। मतलब एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़र होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग समय पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्रेडिट्स अर्नड एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि जो एक इंस्टीट्यूट से जो क्रेडिट्स मिले हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो और एट लास्ट जो भी आपका फाइनल क्रेडिट्स बनते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कंपाइल करने के बाद ही बनते हैं। तो ये काफ़ी सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं आप एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के,
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अभी हम आगे बात कर लेते हैं, ये जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है इसकी आउटलाइन क्या होती है। आउटलाइन का मतलब कौन कौन से तरह के कोर्सेज वगैरह यहाँ पर इंक्लूडेड रहते हैं। तो एक तो आपको चूज़ करना होता है कोर कोर्स। कोर कोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हर स्टूडेंट को कंपलसरीली वो पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो वो हो जाता है आपका कोर कोर्स। नेक्स्ट होता है आपका इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स में क्या करना होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से, बहुत सारे कोर्सेज में से उनको कोई एक स्पेसिफिक को चूज़ करना होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक। डिसिप्लिन स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, जो सब्जेक्ट उनको ऑफर किया गया है उसमें से कोई एक स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट को उनको चूज़ करना होता है। नेक्स्ट डेजर्टेशन और प्रोजेक्ट। तो डेजर्टेशन और प्रोजेक्ट जो होते हैं इलेक्टिव कोर्सेज जो कि डिज़ाइन करे जाते हैं एडवांस नॉलेज एक्वायर करने के लिए, एडवांस नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए बाय सपोर्टिंग जो उनके टीचर्स होते हैं, जो एडवाइजरी सपोर्ट ऑफ टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके पर्पज़ से डेजर्टेशन और प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ये बेसिकली इलेक्टिव कोर्स का ही एक तरह से पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स। जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स में क्या होता है, चूजन जनरली फ्रॉम अ अनरिलेटेड सब्जेक्ट विद एन इंटेंशन टू सीक एक्सपोजर। मतलब कि कोई बिल्कुल ऐसा अनरिलेटेड सब्जेक्ट को चूज़ करना जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, ताकि उनको जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक एक्सपोजर मिल सके। ठीक है, तो ये आपका जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स कहलाता है। और लास्ट होता है आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स मतलब अपनी खुद की एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत सारे स्किल्स वाले कोर्सेज होते हैं और बहुत अलग तरह के कोर्सेज होते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो चूज़ करना। तो ये कुछ आपकी आउटलाइन थी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की, जो आप अकॉर्डिंगली इसमें से चूज़ कर सकते हैं इस तरह के सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है। जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, अब तो सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स ही होने लगे हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि इसमें ये बेसिकली होता क्या है तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर पे आपके सामने पेपर आता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। पर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, ये डेटा रिच रिजल्ट्स होते हैं और इसमें जो कैंडिडेट की रीच होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और ये स्ट्रीमलाइंड लॉजिस्टिक्स, मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है, जो लॉजिस्टिक्स होते हैं वो एक स्ट्रीमलाइन में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से रीच मतलब उन तक पहुंच जाते हैं। जो डेटा रिच रिजल्ट्स होते हैं ना, जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसमें बहुत सारा डेटा आप इस तरह के एग्जाम्स में इवैल्यूएट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपकी मैनुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इस तरह के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं जनरली हर तरह की कैटेगरी में इस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाने लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि बेसिकली जो सीबीटी होता है ये कितने तरह का होता है, तो ये आपके दो तरह के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जैसे पहला होता है आपका लीनियर टेस्ट, सेकेंड होता है आपका अडैप्टिव टेस्ट। लीनियर टेस्ट की बात करें सो इट इन्वॉल्व्स अ फुल लेंथ एग्जामिनेशन इन विच द कंप्यूटर सिलेक्ट्स डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर इंडिविजुअल्स विदाउट कंसीडरिंग देयर परफॉर्मेंस लेवल। मतलब कि जो एक कंप्यूटर होता है तो उसमें आपके फुल लेंथ एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और वहाँ पर जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उनके परफॉर्मेंस के लेवल को कंसीडर नहीं किया जाता है। वहाँ पर वो पूरा ओवरऑल जिस तरह के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उस तरह के क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस लेवल को कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अडैप्टिव टेस्ट में, तो अडैप्टिव टेस्ट में क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो रैंडमली सिलेक्ट करता है रेंज ऑफ क्वेश्चंस को बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस लेवल। मतलब जो कंप्यूटर होता है यहाँ पर इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के लेवल पर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये लार्ज पूल ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस कैटेगराइज्ड बाय कंटेंट एंड डिफ़िकल्टी। मतलब कि जो आपके कंटेंट बनाया गया है, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरे पूल में से, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ क्वेश्चंस को बनाया जाता है और यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा सा रखा जाता है। तो ये आपका अडैप्टिव टेस्ट कहलाता है, जो कि आपके जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, लीनियर एंड अडैप्टिव। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और बेसिकली इवैल्यूएशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैंने यहाँ तक आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो इसके MCQs तो मैं अभी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो जल्दी ही इसके MCQs आपके अवेलेबल हो जाएंगे। और बेसिकली यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। A to Z मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का हर चीज़ आपको पढ़ा दी है। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को एक बार देख लेते हैं, आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और एक बार इसको देखने के बाद में जो भी आपके नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पर बेस होंगे, बस वो थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे। तो बस आपको चीज़ों को समझना है और फिर अकॉर्डिंगली आपके एग्ज़ाम में वहाँ पर आपको आपके जो भी आंसर्स होंगे उसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस के आंसर देते टाइम पर आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर आप खुद को एक टीचर एनालाइज करिए और उसके बेसिस पर खुद को आप टीचर मान के जब उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आपके आंसर्स जो होंगे वो 100% सही निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके मैंने बता दिया। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बाद में मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी पेपर 1 से ही। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई भी डाउट रह जाता है या आपके अकॉर्डिंग कोई टॉपिक बच गया है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर से उस पर एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।